अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बना रहे हैं सरसों के साग, वो भी बहुत ही मज़ेदार बनेगा। तो ये मैंने साग लिया, साग बहुत ही अच्छा सा मिल गया मुझे, गंठलों वाला। और ये बिल्कुल फ्रेश साग है, बिल्कुल भी इसकी जो है गंठलें ये सख्त नहीं है। काफ़ी लोग इसे छील कर बनाते हैं क्योंकि वो सख्त होती हैं, ये बिल्कुल नरम है। तो इसकी मैं कटिंग कर लूँगी। मैंने साफ़ तो अच्छे से कर लिया, इसमें डंडी शंडी कोई भी नहीं है। तो इसके दो हिस्से इस तरीके से मैं करके छुरी की मदद से बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग करूँगी, ताकि साग बिल्कुल बारीक कटिंग होगा तो अच्छा सा बनेगा और अच्छा सा घुटेगा। तो जितना बारीक साग को काटेंगे उतना ही ज़बरदस्त साग बनता है। तो साग मैं इस तरीके से पकड़ूंगी। आजकल तो मशीनें भी आई हुई हैं साग की कटिंग की, उसमें भी बासानी साग की कटिंग हो जाती है, लेकिन साग काटने में कोई इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। कटिंग बोर्ड पर बस साग रखें, एक हाथ से पकड़ें और दूसरे हाथ में बड़ी सी छुरी ले लें। तेज़ होनी चाहिए छुरी, और बड़ी एहतियात के साथ साग की कटिंग करें, क्योंकि छुरी अगर तेज़ होगी तो लगने का डर है। लेकिन अगर आप एहतियात से करेंगे और कटिंग के माहिर होंगे तो कोई भी इतना टाइम नहीं लगेगा साग काटने में। तो तमाम साग की मैं कटिंग अच्छे से कर चुकी हूँ। थोड़ा सा ये रह गया है, इसकी भी मैं कटिंग कर दूँगी। इसके बाद मैंने यहाँ ले लिया है पालक। पालक अभी मैंने बाज़ार से मंगवाया है। गुत्थी, 2 गुत्थी मेरे पास साग थी और 1 गुत्थी यहाँ मैंने पालक मंगवा लिया। लेकिन पालक में बहुत ज़्यादा कचरा है और बहुत ही अंदर से कुछ पीला पीला भी हो चुका है। तो मैं इसके अच्छे अच्छे पत्ते जो हैं वो इस तरीके से निकाल लूँगी। पालक की अगर 1 गुत्थी लें तो इसमें तकरीबन आधा पालक सही निकलता है और आधा ख़राब निकलता है। गांव में तो साफ़ सुथरा पालक मिल जाता है, लेकिन शहरों में बहुत ही मुश्किल से सब्ज़ी अच्छी मिलती है, क्योंकि जब तक शहरों में पहुंचती है तो पता नहीं कितने हाथों में लग कर जब पहुंचती है तो वो आधी ख़राब हो जाती है। तो ये देखें कितना कचरा इसमें निकला है। और इसमें से जो डंडियाँ हैं हल्की हल्की मैं डंडियों की भी कटिंग कर दूँगी। और पालक बहुत ही नरम होता है और बासानी कट जाता है। पालक की कटिंग कर लेंगे। पालक बेशक थोड़ा सा बड़ा बड़ा भी काट लें तो कोई मसला नहीं, क्योंकि पालक अच्छे से गल जाता है। साग में टाइम लगता है ज़रा, वो जितना बारीक कटिंग होगा उतना ही अच्छा रहेगा, उतना ही अच्छा वो घुटेगा और ज़बरदस्त बनेगा। तो अब मैं बड़ा सा टप ले लूँगी, इसमें मैंने साग भी डाल दिया और पालक भी डाल दिया, और इसमें मैं धुलाई करूँगी ताकि इसमें से मट्टी शट्टी अच्छे से निकल जाए। बड़े टप में धोने का ये फ़ायदा है कि मट्टी वट्टी अच्छे से साफ़ हो जाती है। तो ये मैंने एक बड़ी सी देगची ले ली और इसके अंदर अच्छे से धोने के बाद टब में 2 से 3 मरतबा और इस देगची में डालकर मैंने चूल्हे पर चढ़ा दिया, और तकरीबन 1 किलो पानी में इसमें डालकर इसे पकाऊंगी। ये देखें, जैसे ही ये पकना स्टार्ट होगा तो हल्का हल्का सा मैं साग नीचे की तरफ प्रेस करूंगी, तो उससे क्या होगा, साग नीचे की तरफ चला जाएगा। क्योंकि साग जब हम रखते हैं चूल्हे पर वो फुला होता है, जैसे ही पानी पकना शुरू होता है साग का तो साग नीचे की तरफ हो जाता है। तो मैं इस टाइम तक थोड़ा सा इस पे नज़र रखूँगी जब तक कि साग पकना ना शुरू हो, उसके बाद मैं छोड़ दूँगी। तो ये देखें, अब ये पकना अच्छे से लग गया है, पानी में भी उबाल आना शुरू हो गया, पानी ऊपर आना शुरू हो गया। तो मैं थोड़ी देर इसे अच्छा सा हल्का हल्का नीचे की तरफ करती रहूँगी ताकि इसका पानी वानी बाहर ना निकले, और उस स्टेज पर इसे छोड़ूंगी जब ये अच्छा सा पकने लग जाए, और हल्का सा मैं इस पर ढक्कन ढक दूँगी आधा खुला करके। ये देखें, इतना ढका होना चाहिए ताकि जो है पानी बाहर ना निकले। फुल ढक्कन ढक दिया तो बाहर निकलेगा। तो काफ़ी टाइम हो चुका है साग पकते हुए, पानी ये देखें इसका बिल्कुल हल्का हल्का सा रह गया है। और मैं साग भी आपको तोड़ कर ये दिखाऊँ। ये देखें, अच्छे से साग का जो डंडी है वो मैंने तोड़ी थी, पालक की नहीं। तो साग अच्छे से गल चुका है। तो इस टाइम मैं ढक्कन ढकूँगी, और इतनी देर में ये हरी मिर्चें मैंने ले ली है और एक लहसुन की पोथी ले ली है। तो हरी मिर्चें यहाँ मैंने ले ली हैं आधा पाव, और हरी मिर्चें ही मैं इस्तेमाल करूँगी साग में। लाल मिर्चों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है अगर हरी मिर्चें नहीं हैं। हरी मिर्चें मैं ज़्यादातर साग में इसलिए इस्तेमाल करती हूँ कि इसका बहुत ही अच्छा सा जायका आ जाता है और बहुत चटपटा सा साग बन जाता है। क्योंकि साग या पालक वगैरह कुछ ऐसी सब्जियाँ बनाए जाएँ तो वो खाने में सब्ज़ी लगे, ये ना हो कि वो घास फूस लगे। तो इसलिए थोड़ा चटपटा होना चाहिए, थोड़ी मिर्चें थोड़ी तेज़ ही रखें तो वो अच्छा लगता है। तो छोटी बड़ी कटिंग मैं मिर्चों की कर लूँगी, क्योंकि ये मिर्चें गल जाएंगी
तो इस टाइम मैं इसे डाल दूंगी साग के अंदर मिर्चों को, और मिर्चें नीचे की तरफ प्रेस करूंगी ताकि साग में मिर्चें हैं थोड़ी इसी देर, थोड़ा टाइम लगेगा, 4 से 5 मिनट में मज़ीद पकाऊंगी तो मिर्चें भी अच्छे से गल जाए, ताकि मैं इसकी जब कुटाई करूं तो ये अच्छे से मिर्चें भी गली हों। तो ये देखिए हल्का हल्का प्रेस करूंगी और इसके बाद ढक्कन ढककर इसे मैं मीडियम फ्लेम पर पकाऊंगी। और इतनी देर में ये साग पक रहा है हमारा, तो इतनी देर में हम लहसुन ले लेंगे 1 पोथी, और इस लहसुन हम एंड में इस्तेमाल करेंगे। साग के अंदर प्याज का या हल्दी का या सूखा धनिया वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया जाता। साग का अपना ही टेस्ट बहुत अच्छा होता है और साग बेपनाह फ़ायदा रखता है। साग हाजमेदार होता है, पेट के मसाइल के लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। पेट में कीड़े वगैरह हो उसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है, ख़त्म करता है और हाजमा वगैरह दुरुस्त करता है। और जो जिस्म में खुश्की वगैरह हो जाती है, सर में खुश्की, जिस्म में खुश्की हो जाती है, उसकी वजह साग का इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह उसमें भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो हमने लहसुन छील लिया और इसकी छोटा छोटी से इस तरीके से कुछ कटिंग कर लेंगे, बिल्कुल छोटा छोटा बारीक बारीक इसकी कटिंग कर लेंगे। लहसुन का तड़का साग में एंड में लगाया जाता है और इससे बहुत ही अच्छी सी खुशबू और बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। साग इसी तरीके से बनाया जाता है ज़्यादातर, और काफ़ी लोग जो है साग में शायद मकई के आटे का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमने कभी भी मकई का आटा इस्तेमाल नहीं किया। हम लोग इसमें देसी आटा, गंदम का आटा ही इस्तेमाल करते हैं, तो उससे बहुत ही अच्छा सा साग बनता है। तो साग यहाँ हल्का हल्का सा पानी रह गया और इसे मैं किचन टॉवल मैंने रख लिया नीचे, और उसके ऊपर मैंने हांडी रख ली है। अब इस घोटने की मदद से इसकी कुटाई कर लेंगे अच्छे से। नीचे टॉवल रखने का मकसद ये है कि देगची हमारी हिले नहीं, एक ही जगह रहे, ताकि हम इसे अच्छा सा घोट लें। तो यहाँ मैंने आटा ले लिया है, देसी आटा लिया है गंदम का, वो इसमें थोड़ा थोड़ा डालते हुए इसकी कुटाई करेंगे। साग इस तरीके से घोट कर भी बनाया जाता है और इसे दूसरे तरीके से भी बनाया जाता है। साग की भुजिया भी बनाई जाती है, इंशाल्लाह वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ आटा मैं वक्फे से थोड़ा थोड़ा डालती रहूँगी और इसे मैं घोटती रहूँगी। तो इसमें जो मेहनत है साग में, यही मेहनत है कि घोटने वाला जो टाइम है वो थोड़ा सा मेहनत वाला है और थोड़े से इसमें बाजुओं की मेहनत है। तो जो घर में अगर आपके बच्चा जो बॉडी शॉडी बनाना चाहता है तो उसे आप साथ लगा लें और उसे कहें कि भी हाँ थोड़ा साग घोटें ताकि आपकी बॉडी भी बने। तो इस तरीके से आप हल्का हल्का साग को घोटते रहें, खुद भी थोड़ी करें मदद, और कोई दूसरा बंदा अगर हांडी को पकड़ने वाला हो तो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा, ताकि हांडी हिले नहीं। साग में आटा डालने से ये होता है कि साग जो है हमारा जुड़ जाता है और वो खाने में बहुत ही मज़ेदार लगता है। अगर आटे के बग़ैर बनाया जाए तो वो जुड़ेगा नहीं इतना, तो आटे के बगैर बनाया नहीं जाता, भुजिया बनाई जाती है। तो इस तरीके से ये देखें साग घोटते हुए हमें तकरीबन 2 से 3 मिनट गुजर चुके हैं। तो तकरीबन 10 मिनट हमारे लगते हैं साग घोटने में, 10 से 11-12 मिनट भी लग जाते होंगे अच्छा सा घोटने के लिए। काफ़ी लोग मशीन का इस्तेमाल करते हैं, जूसर के जग में भी पीस लेते हैं, लेकिन उसमें इतना जायका नहीं आता। हाथों से घोटेंगे इस तरीके से घोटने की मदद से तो इसका बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट और जायका आता है। तो ये देखें माशाल्लाह अच्छे से घुट चुका है। ये देखें अब बिल्कुल भी इसमें साग नज़र नहीं आ रहा, डंडियाँ शंडियाँ नज़र नहीं आ रही। तो गमना इसके अंदर खड़ा हो जाए इतना ये घुटा होना चाहिए। ये देखें अच्छे से घोट चुकी हूँ मैं बस। तो इसे 1 से 2 मिनट और मज़ीद में घोटूँगी, उसके बाद इसे हम फिर से पकाएंगे। अभी इसमें पकने में टाइम है, थोड़ा सा और हम इसे पकाएंगे, थोड़ा और टाइम लगेगा। तो ये देखें देखने में भी माशाल्लाह ज़बरदस्त साग ये रेडी हो चुका है। तो इसे हम दोबारा से चूल्हे पर रखेंगे और पकाएंगे। पकाना लाजमी है क्योंकि इसमें हम आटा डालते हैं, तो आटा पकेगा तो ज़बरदस्त रहेगा, कच्चा आटा हम नहीं खाएंगे। तो इसे हम अब चूल्हे पर रख देंगे। चूल्हे पर मैं रख चुकी हूँ और चूल्हे पर रखने के बाद भी मैं घोटने की मदद से बार बार इसमें चलाती रहूँगी, इसे छोड़ूंगी नहीं इसके पास खड़ी होकर, ताकि इसमें गुठलियाँ वगैरह ना बने। नमक इसमें शामिल कर देंगे 2 खाने के चम्मच, क्योंकि साग ज़्यादा है तो नमक का इस्तेमाल भी इसमें ज़्यादा किया जाएगा। अगर आप कम ज़्यादा करना चाहते हैं नमक तो आप चेक कर सकते हैं।
تو اوپر چولہے پر میں نے رکھ دیا ہے اور یہ ہانڈی گرم ہونا شروع ہو گئی ہے اور اب ہاتھ سے پکڑنا ذرا مشکل ہے، تو میں اسے پکڑ لوں گی پلاس سے اس طریقے سے اور گھمنے کی مدد سے ہلکا ہلکا میں چلاتی رہوں گی تاکہ یہ اچھے سے اور مزید گرم ہو کے گھٹ جائے۔ تو اس کے اندر میں نے پیاز اور ٹماٹر وغیرہ کا استعمال ہم نہیں کرتے، اس میں دہی کا استعمال کرتے ہیں۔ دہی سے یہ ہوتا ہے کہ ہلکی ہلکی کھٹاس جو ہے ساگ کے اندر آ جاتی ہے اور دہی کا اپنا ٹیسٹ اور ذائقہ بھی آپ کو پتہ لاجواب ہوتا ہے اور دہی فائدہ مند بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، تو دہی کا استعمال ہم اس میں کرتے ہیں، اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے۔ تو یہاں دہی میں نے لے لی ہے 1 پاؤ، گاڑھا دہی تھی، اچھی دہی تھی، تو یہ میں نے اس میں شامل کر دی، چولہے پر رکھی۔ چولہے پر ساگ رکھنے کے بعد ہی دہی اس ٹائم اس میں ڈالی جاتی ہے اور گھوٹتی رہوں گی تاکہ دہی بھی اچھے سے مکس ہو جائے اور آٹا بھی اچھے سے پک جائے۔ تو اتنی دیر ہم اسے پکائیں گے، تقریباً 6 سے 7 منٹ اسے پکائیں میڈیم ٹو ہائی فلیم پر تاکہ اچھا سا ساگ بن جائے۔ جو مرچیں ہم نے اس میں ڈالی، نمک شمک ڈالا ہے تو وہ اچھے سے ٹیسٹی ساگ ہمارا بن جائے۔ تو بس اسے پکائیں گے 6 سے 7 منٹ، اس کے بعد ہم لہسن جو ہے آئل میں پکا لیں گے۔ تو آدھا کپ یہاں میں نے آئل لے لیا، کوکنگ آئل، فرائی پین میں چھوٹو سا پیارا سا فرائی پین لے لیا میں نے، اس کے اندر آئل لے لیا اور اس میں نے جو لہسن کی کٹنگ کی تھی 1 پوتھی پورا لہسن کا میں نے لیا تھا اور اسے میں ہلکے ہلکے سے اس طریقے سے ہلا لوں گی بڑی احتیاط کے ساتھ تاکہ یہ گرم ہے آئل ادھر ادھر نہ گرے، اور اسے میں گولڈن ہونے تک پکاؤں گی اور ہلکی آنچ پر اسے فرائی کریں گے تاکہ یہ اچھے سے پک بھی جائے، کیونکہ تیز آنچ پر اگر فرائی کیا تو یہ اوپر سے کلر آ جائے گا لیکن اندر سے لہسن کچا رہے گا۔ تو اس وجہ سے ہلکی آنچ پر فرائی کریں تاکہ لہسن اندر تک اچھے سے پک جائے اور ہلکا ہلکا سا ہلاتے رہیں تاکہ سائڈوں میں جو ہے وہ جلدی پکنا شروع ہو جاتا ہے اور درمیان سے کچا رہتا ہے۔ تو اس طریقے سے میں نے پکا لیا، کلر بہت ہی خوبصورت سا آ چکا ہے۔ تو بس اس ٹائم میں چولہا بند کر دوں گی اور اسے میں ساگ میں ڈال دوں گی۔ تو ساگ میں آپ کو دکھاؤں، ساگ بھی یہاں چولہے پر پک رہا ہے، یہ دیکھیں کتنا خوبصورت سا اس کا کلر بھی آ چکا ہے، ساگ بھی بالکل ریڈی ہو چکا ہے۔ تو بس اس ٹائم ہم اس میں بھنگار لگا دیں گے لہسن کا، جو کہ لہسن ہم نے گولڈن فرائی کر لیے ہیں وہ اس ٹائم اس میں ڈال دیں گے۔ دیکھیں بہت ہی زبردست خوشبو آ رہی ہے اس ٹائم ساگ کی اور تڑکے کی، یہ دیکھیں ماشاءاللہ زبردست ساگ ہمارا اب بالکل ریڈی ہے۔ تو بس اس ٹائم ہم چولہا بند کر دیں گے اور اچھے سے مکس کر لیں گے۔ تو یہاں میں پلیٹ میں نکال کر آپ کو آخری لک دکھاؤں ساگ کی کہ دھویں دار اور مزیدار اور کیا خوشبو ہے ساگ کی، زبردست ساگ بالکل ریڈی ہو چکا ہے۔ تو زبردست ساگ انجوائے کریں، آپ بھی لے آئیں ساگ اور بنا لیں، کیونکہ سردیاں میں کچھ ہی ٹائم کے لیے ساگ آتا ہے، اس کے بعد تو بیکار ساگ آنا شروع ہو جائے گا خالی ڈنڈیوں والا۔ اب یہ اچھا ساگ آ رہا ہے اور ساگ کھایا جائے اگر پراٹھے کے ساتھ تو کیا ہی بات ہے، مزہ دوبالا آ جاتا ہے۔ جو 1 پراٹھا کھاتا ہے ساگ کی وجہ سے وہ 2 پراٹھے کھاتا ہے، اتنا مزیدار یہ ساگ لگتا ہے۔ تو زبردست ریسیپی بالکل ریڈی ہو چکی ہے۔ آپ لوگوں کو میری آج کی یہ ریسیپی کیسی لگی اپنا فیڈ بیک کمنٹس کے ذریعے ضرور دیں۔ چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو پسند آتی ہے تو ایک پیارا سا لائک اور ایک پیارا سا کمنٹ کر دیں۔ تو انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک اچھی سی ریسیپی کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ